हेलो नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हो गया हूँ बिहार दरोगा प्रीलिम्स के सेट नंबर 2 को लेकर के। ये एजुटेरिया का सेट है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार दरोगा में कुल 100 प्रश्न आते हैं और 100 प्रश्नों के लिए 200 मार्क्स निर्धारित है और इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। तो जो भी मित्र चैनल पर नए हैं कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। बिहार दरोगा के लिए हम लोग प्रत्येक दिन एक सेट लेकर के आएंगे और सारे प्रश्नों पर विस्तृत रूप से चर्चा भी करेंगे, व्याख्या के साथ चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं पहला प्रश्न। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे, मतलब सीजेआई कौन थे उस समय जिस समय पीआईएल को लाया गया? तो इसका सही उत्तर पीएन भागवती होगा। इसी तरह दूसरा प्रश्न है कि संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ देखें, अगर ऑप्शन देखें तो यह पता चलता है कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी जो है वो गलत होगा, क्योंकि यह कह रहा है कि राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत या संशोधित किया जा सकता है, जो कि गलत है। कोई भी धन विधेयक को राज्यसभा में अस्वीकृत या संशोधित करने का अधिकार नहीं है। ये इसे सिर्फ लोकसभा में ही संशोधित या अस्वीकृत या लौटाया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 108 के द्वारा संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। जैसा कि हम जानते हैं कि संयुक्त अधिवेशन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसको भी याद रखना है। अगर लोकसभा अध्यक्ष उस समय अनुपस्थित रहते हैं तब लोकसभा के उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं। अगर वो भी अनुपस्थित हों तो राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो याद रखेंगे हम लोग, संयुक्त अधिवेशन का संबंध कहाँ से है? अनुच्छेद 108 से है। चौथे प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री जो है वो संवैधानिक पद नहीं है। संविधान में कहीं इसकी कोई व्याख्या नहीं की गई है, कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो 44वें अधिवेशन में, 44वें संविधान संशोधन में इस तरह की व्याख्या की गई, व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति अगर किसी मुद्दे पर अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं, उसे दोबारा पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिमंडल को भेज सकते हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या होगा? 44वें संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं मित्र। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष, इस तीनों में से कोई नहीं होगा यहाँ पे। सातवां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के द्वारा कोई एक नहीं हो सकता है। वो सीधे भी कर सकते हैं अथवा अपने अधीनस्थ जो प्राधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उसके द्वारा करते हैं। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों के विकेंद्री, हाँ सही है, विकेंद्रीकरण। लोगों की सहभागिता, ये भी सही है। सामुदायिक विकास, ये भी सही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ ये ऊपर के चारों ऑप्शन सही हैं, तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्र, 9वें प्रश्न की तरफ। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित में से किसके अनुसार किया जाता है? तो भारत में जो राजनीतिक दलों का पंजीकरण है वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के द्वारा किया जाता है। इसको याद रखेंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो राज्य की जब बात है तो राज्य सरकार के समक्ष वो प्रस्तुत करता है। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? तो 11वां प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने वाला एक एक्ट था, जो कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी पूर्व सूचना को उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, बिना बताए उससे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो रॉलेट एक्ट व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बिल्कुल सीमित करने वाला एक्ट था, इसलिए इसका कांग्रेस ने काफ़ी विरोध किया था। 12वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इसको याद रखना है, ये बहुत बार प्रश्न में पूछा गया है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है? 13वें नंबर प्रश्न। तो 13वें नंबर प्रश्न में सबसे पहले देवरा चौसा कन्नौज और सरहिंद। देवरा चौसा कन्नौज सरहिंद, तो ये इसका डी नंबर सही होगा। सबसे पहले देवरा का युद्ध किए, उसके बाद चौसा कन्नौज, उसके बाद सरहिंद। 14वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। मालाबार के में मोपला विद्रोह 1921 में किसके परिणाम था? मैंने किस आंदोलन का परिणाम मोपला विद्रोह के रूप में हुआ था? 14वें नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? खिलाफत आंदोलन। इसको याद रखेंगे हम लोग। किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए? 15वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है? महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष 16 नंबर में बदरुद्दीन तैयब तो पहले थे और दूसरे रहमतुल्लाह सयानी थे। तो इसका सही उत्तर रहमुल्लाह सयानी होगा। बदरुद्दीन तैयब जी पहले थे। अगर प्रश्न आता है कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? 17 नंबर प्रश्न। मेहरगढ़ एक ऐसा जगह है जहाँ की पुरातात्विक पुरा स्थल से लेकर पाषाण काल संस्कृति तक से लेकर के और हड़प्पा संस्कृति तक सभी तरह के यहाँ पे अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़, इसको हम लोग याद रखेंगे। मेहरगढ़ है कहाँ? तो ये बलूचिस्तान में है, जो कि अभी पाकिस्तान में है स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के समय गौतम बुद्ध को एक देव के रूप में उनकी पूजा की जाने लगी, एक देवतुल्य उन्हें माना जाने लगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कनिष्क होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व। इसको याद रखेंगे हम लोग। 20वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उन्होंने सबसे पहले रजत सिक्का जारी किया गुप्त शासकों में। 21 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मनसद ए आली नाम से संबोधित करता था? तो बहलोल लोधी इसका सही उत्तर होगा। बहलोल लोधी अपने अमीरों या सरदारों को मनसद ए आली कहकर संबोधित करता था। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों या अभियानों को कालानुक्रम में सजाएं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में यहाँ दिया हुआ है सांकेतिक मुद्रा, द्वाब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन और कराचल अभियान। तो इसका सही उत्तर पहले तो द्वाब में कर वृद्धि, दूसरा हो जाएगा 3 राजधानी में परिवर्तन, चौथा उसके बाद हो जाएगा 1 नंबर सांकेतिक मुद्रा और चौथा कराचल अभियान। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? पेपरलेस बजट पहला कौन सा है? तो 2021-22 का जो बजट था वो पहला पेपरलेस बजट था। इस जो समय था कोरोना का समय था, ये भी हम लोग याद रखेंगे। प्रश्न 24 की तरफ चलते हैं। पोंग तथा तापू राज्य के लोक नृत्य है, मतलब किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य है पोंग तथा तापू।
निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो यहाँ हिम नद जो है वो जल प्रदूषक नहीं है। यहाँ हम देख सकते हैं कि आर्सेनिक तो जल प्रदूषक है ही, क्रोमियम भी है, गाद भी है, तो हिमनद जो है वो जल का प्रदूषक नहीं है। प्रश्न 26 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सानिया रिचर्ड्स हॉकी, पॉल बोल्गा फुटबॉल, पामेला जमीलो भारोत्तोलन, किरण पोलार्ड क्रिकेट। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा सी होगा, ये नहीं है इसमें सुमेलित, सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 27 के तरफ चलते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? शुरुआत यहाँ की है कि किसने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? तो डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की थी। WTO का पहले नाम क्या था? पहला तो WTO का पहला नाम गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक्स। ये 1 जनवरी 1995 के बाद इसका नाम WTO हो गया। उसके पहले इसका नाम था गैट हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 29 प्रश्न, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन वैली अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के पास स्थित है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में शामिल है। तो जैविक घटकों में कौन कौन से शामिल है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीनों शामिल है जैविक घटक के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1910 में। इसको हम लोग याद रखेंगे, 1910 में इसकी स्थापना हुई है। 32वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैविक ऑक्सीजन डिमांड BDO एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है। किसका है? जलीय वातावरण का, जलीय वातावरण का सूचकांक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का थीम क्या है? तो 2023 का थीम था विकसित युवा विकसित भारत। विकसित युवा विकसित भारत, ये थीम था विकसित युवा विकसित भारत इस वर्ष के राष्ट्रीय युवा दिवस का। 34वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाणी जयराम का निधन हो गया। वाणी जयराम जो थे वो किस क्षेत्र से थे? तो संगीत के क्षेत्र से थे। 74वें गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है? उत्तराखंड के झांकी को दिया गया है। इसको याद रखेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको पूछा ही जाएगा लगभग, इसको एकदम याद रखेंगे। उत्तराखंड के झांकी को 74वें गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में पुरस्कृत किया गया, पहले स्थान पर यह रहा। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? 36वें नंबर प्रश्न में द कश्मीर फाइल को। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। इसको याद रखेंगे हम लोग। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो केरल राज्य का प्रथम स्थान है। केरल नारियल उत्पादन में पहले स्थान पे है। 39वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17वें वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 33% भू भाग्य पर वन क्षेत्र को प्राप्त किया है? तो 17 ऐसे राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे उस भूमि का 33% भाग में, मतलब 1/3 भाग में वन आच्छादित घोषित किया गया है, वन वहां पे है। आगे बढ़ते हैं 40वें प्रश्न की तरफ। पहली बार BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? तो कुल 5 टीमों ने इसमें
भाग लिया था। बीसीसीआई के द्वारा महिला प्रीमियर लीग जो हुआ था उसमें कुल 5 टीमों ने भाग लिया था। नवोदित लेखकों में को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो युवा 2.0, इसको याद रखेंगे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। युवा 2.0। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ऋषि सुनक का संबंध भारत के पंजाब राज्य से है। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो 2026 में A और B मतलब कि भारत और श्रीलंका दोनों का संयुक्त मेज़बानी करेंगे। भारत और श्रीलंका मिल करके 2026 के वर्ल्ड कप का, T20 वर्ल्ड कप का। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ किस खेल से संबंधित है? तो सुधीर लाठ का संबंध भारोत्तोलन से है। आगे बढ़ते हैं और 45वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 45वां प्रश्न हमारा है 45वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 45वां प्रश्न, बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो जीडीपी का कुल 2.3% घाटा है। सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? 46 प्रश्न में है। तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का नया राज्यपाल घोषित किया गया है, बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन हैं? तो यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत बनाया गया है अंशुमान खुराना को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 48वें प्रश्न की तरफ। 48वां प्रश्न है कि वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि भारत और जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पे आयोजन किया गया है? तो इसका सही उत्तर ए होगा, ऑप्शन ए, हायाकुड़ी में। हायाकुड़ी में ये संयुक्त संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ पे किया गया था? कहाँ किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली होगा। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो T20 का भारत के उभरते हुए प्लेयर सूर्य कुमार यादव को दिया गया था। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किससे है? ये विज्ञान से है, ये वैज्ञानिक है श्रीनिवास वर्धन। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं 52वें नंबर प्रश्न। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो कितनी बार लोकसभा के लिए चुने गए थे? ये काफ़ी क्लिष्ट प्रश्न है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा 7 बार लोकसभा के लिए ये चुने गए थे। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं 53वें प्रश्न। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास, इसको याद रखेंगे, गंगा विलास कितने दिनों में अपनी यात्रा पूरी की? ये पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में भी रही थी। तो 51 दिनों में अपनी यात्रा शुरू की। ये वाराणसी से शुरू हुआ था और वाराणसी से शुरू होकर के डिब्रूगढ़ में जाकर के अपनी यात्रा को पूरा किया था। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किस देश के 12 चीते लाने का समझौता किया है? तो किस देश से 12 चीता लाया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को भारत में लाया गया है। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक सुधा मूर्ति हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है। समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाता है। शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश के नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति का नाम है शहाबुद्दीन चप्पू, इसको याद रखेंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई थी? तो दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 1983 में की गई थी, इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित में से निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जनजाति है, इधर जनजाति है और ये राज्य है। लिम्बू
सिक्किम, कार्बी, हिमाचल प्रदेश, डोगरिया, उड़ीसा। इसमें से कौन सा देखना है कि सही है और कौन सा गलत है। तो सही पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ सुमेलित कौन सा है, तो सुमेलित यहाँ पे 1 नंबर लिम्बू सिक्किम ये सही है, और 3 नंबर डोगरिया उड़ीसा ये भी सही है। मतलब कि 1 और 3, तो 1 और 3 मतलब कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 60 के तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 60 हमारा है, देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है। एक देश के अंदर, मतलब किसी भी देश के अंदर सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो मिशिगन झील सबसे बड़ी झील है। 61 की तरफ चलते हैं। वायुमंडल में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, तो हाइड्रोजन की मात्रा 0.01% है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा के, इसका ऑप्शन दिया है पेरुवियन, सुसीमा, एल नीनो, और ये दिया बी और सी दोनों। तो इसका उत्तर ये गर्म जलधारा नहीं है, पेरुवियन गर्म जलधारा ये नहीं है, बाकी सारे गर्म जलधारा के उदाहरण हैं। 63वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका प्रमुख कारण है। 63 नंबर प्रश्न है, स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन। स्थल और समुद्रों समूहों के जो विभेदी तापन है उसको ये इंगित करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 64वें प्रश्न की तरफ। नॉर्केक जैवमंडल किस राज्य में स्थित है। 64 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेघालय। कौन सा डेल्टा कैंप कोमोरिन तथा एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है। तो 65वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट जो है वो कोमोरिन और कृष्णा दोनों के डेल्टा के मध्य में स्थित है। 66वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 66वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है। घनत्व की इकाई होती है, सापेक्षिक घनत्व है, विस्थापन है और दाब है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होती है। घनत्व की इकाई होती है, विस्थापन भी होता है, दाब का भी होता है, मतलब कि सबके मात्रक होते हैं। निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए स्टालग्लोमीटर का उपयोग किया जाता है। 67 प्रश्न है, पृष्ठ तनाव के मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं मित्र। यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या है। तो अगर वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो वृत्ताकार पथ पर घूमते जाएगा तो उसके द्वारा जो कार्य होगा वो बिल्कुल शून्य होगा, कोई कार्य नहीं होगा। 69 प्रश्न, ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ सत्य नहीं है, इस चीज़ पर प्रश्न पढ़ते समय इस चीज़ को ध्यान रखना है कि सत्य नहीं है दिया हुआ है। तो रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में आ जाती है, ये सही नहीं है कि रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा जो है निर्वात में आ जाती है, ये नहीं सही है। बाकी सब सही है। भौतिक ऊर्जा पदार्थ नहीं है। ऊर्जा का किसी भी कार्य करने की क्षमता की माप है, ऊर्जा को कहीं किए जा सकते हैं, ये तीनों ही सही है। ये ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं 70वें प्रश्न की तरफ। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला से बंधा हुआ है। निम्नलिखित में परिस्थितियों में कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखलाएगी। तो जब ये तो कम भार नहीं दी, जब पत्थर हवा में लटका कम भार नहीं होगा। वो जब पत्थर बीकर के पानी हो ये भी नहीं होगा। जब वह पत्थर की बीकर के पानी से पूरी तरह से निर्माजित हो, तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो सी होगा। आगे बढ़ते हैं मित्र। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है।
बोरोसिलिकेट का माइक्रोवेव में प्रयोग किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मारोधी है, यह बहुत ही अत्यधिक ऊष्मारोधी है, इसलिए इसका बोरोसिल ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव में इसका प्रयोग किया जाता है। 72वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी विस्फोट के कारण समुद्र तल पर चलने वाली लहरें जो होती हैं वो अनुदैर्घ्य होती हैं, अनुप्रस्थ नहीं होती हैं, अनुदैर्घ्य होती हैं, मतलब कि ये चारों दिशाओं में ये तरंग उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? हाइड्रोजन का जो नाभिक होता है, अब चूँकि इसमें एक के प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो सिर्फ इसमें एक प्रोटॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होगा और एक नाभिक, चूँकि नाभिक की बात की जाती है तो नाभिक में हम जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो नाभिक में सिर्फ यहाँ एक प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्र। अगला प्रश्न हमारा है 74वें नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है, इसका मतलब है कि जिसका गलनांक काफ़ी उच्च हो और कथनांक उच्च हो, वो सहसंयोजक बंधन का यौगिक का गुण नहीं हो सकता है। उच्च गलनांक और उच्च कथनांक वाले इसका गुण नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं मित्र। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेट एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब किस एजेंट का प्रयोग यहाँ पे हम लोग करेंगे? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग हम लोग करके इसको इथेनॉल को इथेन में परिवर्तन कर सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व कौन सा, मतलब धातु तत्व कौन सा है? तो लिथियम, लिथियम जो है वो प्रथम धातु तत्व है इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर स्थित है, जबकि इसके उल्टे जितने पहले थे वो, जैसे मेंडलीव का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मेंडलीव का परमाणु भार पर स्थित था। इस चीज़ को भी जानना यहाँ जरूरी है। उदासीन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोष में एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? 77 प्रश्न। तो किसकी आवश्यकता होगी इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए? आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वियोजन की तो होगी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता नहीं होगा और विद्युत ऋणात्मकता भी नहीं होगा। इसका मतलब कि आयनन ऊर्जा का यहाँ आवश्यकता होगी। 78 प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो 78 का सही उत्तर होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब सोडियम ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? 79 में ब्रोमीन गैस बनती है। यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास में स्थित नमी, एसिड इत्यादि को द्वारा प्रभावित होती है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं मित्र, वो है 81वां प्रश्न। तो 81वें प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन में सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो वो इसका उत्तर हो जाएगा इथोलॉजी, मतलब कि ऑप्शन संख्या 1 हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं 82वें प्रश्न की तरफ। किस कोशिकांग में कोशिका को मास्टर कहा जाता है? किस कोशिकांग को, मतलब किस कोशिका के अंग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो कोशिका का मास्टर क्या हो जाएगा? उसका नाभिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया को, यहाँ ये भी जान जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। 83वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर तथा मजबूत बनाता है? तो कठोर तथा मजबूत बनाता है आपका
ये हो जाएगा, डी हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा एक अस्थाई उत्तक है जो कि यह उत्तक पौधे को कठोर तथा मजबूत बनाता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर। 84वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? 84वें प्रश्न। तो केसीन जो है वो दूध का प्रोटीन है। आगे बढ़ते हैं मित्र। निम्न जिन अंगों को मूल संरचना से भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं, उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? 85वें प्रश्न। समरूप अंग कहेंगे। देखने में रूप समान होगा लेकिन उसका कार्य भी समान होते हैं। देखने में तो समान होते ही हैं और उसके कार्य भी समान होते हैं, तो समरूप अंग कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतः परिजीवी का उदाहरण है? 86वें प्रश्न। तो फीता कृमि जो है वो अंतः परिजीवी का उदाहरण है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। याद रखेंगे, लाल नहीं होता है, इसका नीला होता है। आगे बढ़ते हैं 88वें प्रश्न की तरफ। 88वां प्रश्न हमारा है, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो एंजियोप्लास्टी का संबंध हमारा कहाँ से है? हृदय से है। मनुष्यों में बौनेपन के निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? तो बौनेपन के लिए पीयूष ग्रंथि जो होता है वो उत्तरदायी होता है। 90 प्रश्न। निम्नलिखित में से किस रोग के पीड़ित रोगी को नेत्रदान कर सकता है? मधुमेह, रेबीज, हैजा और टिटनेस। तो मधुमेह से प्रभावित रोग भी नेत्रदान कर सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो तंबाकू में मुख्य रूप से निकोटीन होता है। निम्न में लघु उद्योगों की समस्या है। लघु उद्योगों की समस्या क्या है इसमें सबसे अधिक? तो लघु उद्योगों की समस्या में देखा जाए पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव। तो ये चारों ही लघु उद्योगों की बड़ी समस्या है। अगले पर चलते हैं प्रश्न की तरफ। सेनवेट का संबंध किससे है? तो सेनवेट का संबंध किससे है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है। आगे बढ़ते हैं 94वें प्रश्न की तरफ। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई? तो कागजी मुद्रा भारत में 1862 में शुरू की गई है। 95वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? साख नियंत्रण, साख सृजन, मौद्रिक निर्माण और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के शिखर संस्था के रूप में। तो साख सृजन का निर्माण नहीं करता है भारतीय रिजर्व बैंक, साख नियंत्रण करता है, मौद्रिक निर्माण भी करता है और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के शिखर संस्था के रूप में तो कार्य करता ही है। तो इस प्रकार 95 प्रश्न सामान्य अध्ययन के हम लोगों ने देखा। 96 से लेकर 100 तक गणित का है। तो गणित के बारे में मैंने पहले ही पिछली वीडियो में बताया था कि सारे सेट को गणित को एक जगह कंपाइल करके गणित को हम लोग एक अलग से उसके बारे में हम लोग हल भी करेंगे और जो भी प्रश्न होगा उससे संबंधित अन्य और प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो इस प्रकार गणित के अलग अलग पाठों से हम लोग अलग अलग एक अच्छा प्रश्न मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा मित्र, अपना राय ज़रूर देंगे और वीडियो को जो भी मित्र नए आए हैं उसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।